Hello, my dear civil engineering students. Today I am here with a new video. आज मैं अपना अगला वीडियो जो कि मैं कंटिन्यू करूँगा सोर्स डिस्कशन जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सोर्सेज का डिस्कशन जो है हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज मैं आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इन्होंने डिस्कार्ड किया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द क्वेश्चन वाज डिस्कार्डेड इन द प्रीवियस एग्ज़ाम। जब फाइनल स्कोर कार्ड जो आया था उसमें ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ था क्योंकि इस पे नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज़ हुई थी। जैसे आपको पता होगा कि इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज़ की गई थी। तो उसमें से फिर कुछ क्वेश्चंस को जो है उनका आंसर चेंज किया गया और कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने सीधा ही जो है थ्रो आउट कर दिया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया पेपर से। और मेरिट में जो है, फाइनल मेरिट में जो है ये कंसिडर नहीं किए गए। तो इसी तरह से ये उनमें एक क्वेश्चन है जो कि डिस्कार्ड हुआ था। लेकिन आई फील पर्सनली कि ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड होने के बिल्कुल काबिल नहीं था, बिल्कुल डिस्कार्ड होने के लायक नहीं था। हालांकि इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन इन्होंने डिस्कार्ड किए थे या जिनका आंसर चेंज किया था, पहले की में जो आंसर दिया था वही उनका बेटर ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने बाद में जो है ऑब्जेक्शंस रेज होने की वजह से उनको चेंज कर दिया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो था डिस्कार्ड होने के काबिल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है इस पे डिस्कशन किया कि भाई ये गलत था क्या है। बहुत इंस्टीट्यूशन वालों ने जो है इस पर जो स्टूडेंट्स को कहा कि भाई पता नहीं गलत है क्या है क्वेश्चन, उनको समझ नहीं आई बेसिकली इस क्वेश्चन की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शंस रेज होती हैं जेके एसएसबी में किसी भी जैसे कि किसी भी पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, तो वहाँ पे वो कंसिडर करते हैं, फिर मेजॉरिटी को कंसिडर करके जो है वो इस तरह से एक्शन लेते हैं वो। वरना इसके साथ कोई लेन देन नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ है तो उसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है पूरी तरीके से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन पे जो है बिल्कुल ध्यान दोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। उसके बगैर भी अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड होने के लायक था किसी और एंगल से, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि जो है हमारा भी कन्फ्यूजन क्लियर हो और व्यूअर्स जो है वो भी कन्फ्यूजन में ना रहे। लेकिन फ़िलहाल मेरा तो मानना यही है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो किसी सूरत में डिस्कार्ड होने के लायक नहीं था, क्योंकि जब बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उन्होंने इस चीज़ का, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया। इसको भी जो है इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर दी बिना सोचे समझे। फ़िलहाल मुझे हमें उसके साथ जो है हमें वो डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है सीबीआर टेस्ट के बारे में था। मैं आपको इसका सोर्स दिखाता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होने के काबिल नहीं था, वो आपको भी पता चलेगा। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताऊँगा और इसका विद सोर्स विद रेफरेंस, मैं आपको रेफरेंस भी दिखाऊँगा। तब आपको पता चलेगा जो है ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिस्कार्ड होने के लायक नहीं था। ये एक फ्रेम्ड क्वेश्चन था, किसी भी स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक में आपको जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फ्रेम किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंसिडरिंग नंबर ऑफ लेयर्स, वेट ऑफ हैमर, हाइट ऑफ फॉल, नंबर ऑफ ब्लोज। हमें कंसिडर करने थे ये सारे पैरामीटर्स, हमें कंसिडर करने थे जो कि हम सीबीआर टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, सीबीआर टेस्ट जो हम पेमेंट डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा। तो सीबीआर टेस्ट में जो हम पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ लेयर्स है, नंबर ऑफ ब्लोज है, हाइट ऑफ फॉल वगैरह वगैरह, ये सारे पैरामीटर्स हम कंसिडर कर रहे हैं। इन सारे पैरामीटर्स की जब हम प्रोसीजर पढ़ते हैं किसी बुक से, तो वहाँ पे इन पैरामीटर्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है स्पेसिफिकेशंस में दी गई होती हैं। तो इसी तरह से इसने क्वेश्चन में कहा कि ये पैरामीटर्स आप कंसिडर करो, एंड द की पैरामीटर्स इन डायनेमिक कंपैक्शन फॉर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो सीबीआर टेस्ट मोल्ड आर। फिर इसने हमसे क्या पूछ लिया कि जो की पैरामीटर्स है डायनेमिक कंपैक्शन के लिए, वो भी सीबीआर टेस्ट मोल्ड के लिए वो कौन से हैं। यानी इन पैरामीटर्स में से डायनेमिक कंपैक्शन फॉर सीबीआर टेस्ट मोल्ड के लिए जो है की पैरामीटर्स कौन से हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा भाई की पैरामीटर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द की पैरामीटर। तो की पैरामीटर क्या होता है भाई? की पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जो सबसे ख़ास पैरामीटर होता है, जिस पे हमें यूनिक रिजल्ट्स मिलते हैं, यूनिक टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी वो पैरामीटर्स अभी इस टेस्ट के लिए कौन से हैं? पैरामीटर्स अभी इस टेस्ट के लिए जो है वो ये सारे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज, वेट ऑफ हैमर, हाइट ऑफ फॉल,
नंबर ऑफ़ लेयर्स और नंबर ऑफ़ ब्लोज, ये सारे जो है अभी इस टेस्ट के लिए यहाँ पे की पैरामीटर्स है। तो जैसे ये सारे पैरामीटर्स जो है, सॉरी ये सारे पैरामीटर्स की पैरामीटर्स नहीं है, बल्कि ये सारे इसमें जनरल पैरामीटर्स हैं ये। लेकिन इनमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि द की पैरामीटर इन डायनेमिक कंपैक्शन। अगर आपको पता होगा, जो हम सीबीआर टेस्ट करते हैं वो 2 तरीकों का होता है। उसमें हम चाहे हम डायनेमिक करते हैं या हम स्टैटिक कंपैक्शन भी करते हैं। तो वी जनरली डू स्टैटिक कंपैक्शन एंड डायनेमिक कंपैक्शन। डायनेमिक कंपैक्शन हम जो है रिपीटेड लोड्स के लिए करते हैं, उन लोड्स के लिए करते हैं जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, जैसे सड़क पर जब गाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे रोड्स पे जो है रिपीटेटिव लोड्स आएंगे। लोड्स का जो नेचर होगा वो रिपीटेटिव होगा, यानी वो चेंज होगा, वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं वो लोड्स, वो एक जगह नहीं रुकते हैं, उनको हम डायनेमिक लोड्स कहते हैं। तो उसके लिए हम कंपैक्शन भी जो करते हैं वो डायनेमिक टाइप का करते हैं। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स से करते हैं, जैसे कि फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर होता है हमारे पास, तो इस तरह से हम डायनेमिक कंपैक्शन करते हैं। और दूसरा होता है स्टैटिक कंपैक्शन। स्टैटिक कंपैक्शन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसमें हम स्टैटिक लोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें देखना होता है कि स्टैटिक लोडिंग के साथ जो है हमारा टेस्ट स्पेसिमेन कैसे परफॉर्म करेगा। तो की पैरामीटर मैंने आपको बता दिया। की पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जो हमारा यूनिक टेस्ट रिजल्ट्स देता है, जो हमें, यानी ऐसा पैरामीटर जो हमें सबसे यूनिक टेस्ट रिजल्ट्स देता है, और उस पैरामीटर को हम चेंज नहीं करते हैं। उसको चाहे हम डायनेमिक कंपैक्शन करें, चाहे हम स्टैटिक कंपैक्शन करें, या फिर डायनेमिक में भी, या डायनेमिक या स्टैटिक कंपैक्शन में भी अपने अपने फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइट कंपैक्शन एंड हैवी कंपैक्शन। तो अगर हम डायनेमिक कंपैक्शन करते हैं, चाहे हम डायनेमिक कंपैक्शन में लाइट कंपैक्शन करें या हैवी कंपैक्शन करें, तो दोनों टाइप्स ऑफ कंपैक्शन में एक पैरामीटर ऐसा होता है इसमें जो हमें चेंज नहीं करना है, जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया जाता है, और बाकी पैरामीटर्स जो है वो एडजस्ट होते हैं, लेकिन एक पैरामीटर एडजस्ट नहीं होता है। जो पैरामीटर एडजस्ट नहीं होता है वो एडजस्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हमें यूनिक टेस्ट रिजल्ट्स देता है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो टेस्ट ख़राब भी हो सकता है, हमें एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे फिर। तो इसीलिए हम वो पैरामीटर जो है वो फिक्स्ड रखते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द की पैरामीटर। उस पैरामीटर को हम की पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है हमसे कि जो डायनेमिक कंपैक्शन आप करते हो सीबीआर टेस्ट मोल्ड के लिए, उसमें की पैरामीटर कौन सा है, इन दिए गए पैरामीटर्स में आप बताइए की पैरामीटर कौन है। और इसने यहाँ पे बेसिकली जनरल में पूछा है, चाहे आप स्टैटिक कंपैक्शन कंसिडर करो या चाहे आप लाइट कंपैक्शन कंसिडर करो या हैवी कंपैक्शन कंसिडर करो, दोनों में आपको कंसिडर करके बताना है। तो यहाँ पे इसका जो इन्होंने की पे आंसर दिया था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ ब्लोज ऑनली, एंड दैट वाज द राइट आंसर। पहली वाली जो की आई थी उसमें इसका आंसर जो था वो ऑप्शन सी था, नंबर ऑफ ब्लोज ऑनली, और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नंबर ऑफ ब्लोज ही इसमें की पैरामीटर होता है। ये जितने भी ऊपर दिए गए पैरामीटर्स हैं, इसमें की पैरामीटर जो होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ ब्लोज होता है, बाकी जो है वो की पैरामीटर्स नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू ऑप्शन था, लेकिन बाद में इसको डिस्कार्ड किया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। अभी मैं वो डिस्कशन अब नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसका रेफरेंस भी दिखाता हूँ कि कैसे जो है, आपको मैं बुक का रेफरेंस दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे जो है ये की पैरामीटर है। जैसे मैं बोल रहा था वो बिल्कुल जो है वो सही है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बुक का रेफरेंस दिखाता हूँ। ये ईगल्स पब्लिकेशंस की एक सिंपल अप्रोच वाली हाईवे इंजीनियरिंग की बुक आती है। इसमें अगर मैं कंसिडर करता हूँ पेमेंट डिज़ाइन का चैप्टर, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जब आप सीबीआर टेस्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर सीबीआर टेस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमन फॉर द सीबीआर टेस्ट। जब हम प्रेपरेशन करते हैं स्पेसिमन की सीबीआर टेस्ट के लिए, तो इसमें स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, और बेसिकली ये स्पेसिफिकेशंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज़ आइदर बाय डायनेमिक कंपैक्शन और बाय स्टैटिक, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यानी चाहे आप डायनेमिक कंपैक्शन से करो या स्टैटिक कंपैक्शन से करो, दोनों के लिए स्पेसिफिकेशंस जो है वो सेम रहने वाली हैं। और स्पेसिफिकेशंस इसने नीचे दी हुई है, यहाँ पे इसने टाइप ऑफ कंपैक्शन दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन जो है वो दोनों के लिए, चाहे डायनेमिक कंसिडर करो चाहे स्टैटिक। जैसे हम अभी डायनेमिक की बात कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ कंपैक्शन लाइट और हैवी दिया गया है, और दोनों कंपैक्शंस में
आपके जो है ये पैरामीटर्स, इनकी स्पेसिफिकेशंस दी गई है, अलग अलग वैल्यूज़ है। जैसे नंबर ऑफ़ लेयर्स जो है वो 3 है, वेट ऑफ हैमर इस तरह से है, और हर एक जो है पैरामीटर की वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर पैरामीटर, जब हम लाइट से हैवी कंपैक्शन में आ रहे हैं तो ये पैरामीटर चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर एक पैरामीटर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे 3 था पहले नंबर ऑफ़ लेयर्स, उसके बाद वो 5 हो गया। ये चेंज क्यों हो गए? क्योंकि जैसे वेट ऑफ हैमर 2.6 था, उसके बाद 4.89 हो गया हैवी में। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वो हैवी कंपैक्शन है। लाइट कंपैक्शन में हम वेट ऑफ हैमर कम लेते हैं, तो उसमें हैवी में ज़्यादा लेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ही पैरामीटर ऐसा है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ नंबर ऑफ ब्लोज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बाकी आप इतने सारे पैरामीटर्स देख लो, वो सारे आपके एडजस्ट हो रहे हैं। इन्होंने एडजस्ट किया है उसके हिसाब से, कंपैक्शन, टाइप ऑफ कंपैक्शन के हिसाब से। लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो ये पैरामीटर क्यों हम चेंज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये की पैरामीटर है इसका। तो आप उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे की पैरामीटर किसको कहते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज द राइट आंसर, जो पहले की पे था कि नंबर ऑफ ब्लोज ऑनली। तो ये था इस क्वेश्चन का जो है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है या किसी और एंगल के हिसाब से अगर आपको किसी लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स को जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद मैं चलूँगा आपके क्वेश्चन पर। तो मुझे लग रहा है ये साफ साफ जो है ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है, मैंने आपको बता दिया, सोर्स भी दिखा दिया फिलहाल। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड हुआ था। तो इसी तरह से आप पहले वाले 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो गुप्ता एंड गुप्ता से डायरेक्टली आए थे। जो है इनमें कोई जो है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे होंगे, पिछले वाले पेपर में इस पे भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज़ की थी। हालांकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मतलब इसका फार्मूला थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला है, जिससे आपको कन्फ्यूजन, आप एक वैल्यू के बदले कोई दूसरी वैल्यू लिख देते हो, तो ऐसा अक्सर होता है। इसीलिए जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन भी गलत हुआ था। उन्होंने इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज़ कर दी थी। हालांकि ये इसका आंसर जो था डी पार्ट इन्होंने दिया था, और इसका आंसर जो है बाकी नई जो की आई थी उसमें भी चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि इसका आंसर जो पहले इन्होंने करेक्ट दे के रखा था। तो मैं आपको हालांकि बताना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चंस पे जो है स्टूडेंट्स फिर ऑब्जेक्शंस रेज़ करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन जो है हमेशा वो गलत हो। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ये आप दोनों क्वेश्चन जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता से आए थे, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इस वाले क्वेश्चन पे। आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट्स हमसे 2 पूछ ली थी इसने। स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस वाले पेपर में 2 तरीके के आए थे। एक जो क्वेश्चन है वो मैं आप अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल मैं ये वाली स्टेटमेंट जो है डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। स्टेटमेंट 1 हमसे क्या कह रही है? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ नॉन रिफंडेबल इवन आफ्टर द मेंटेनेंस पीरियड इज़ ओवर। ये कह रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा अमाउंट है, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जो नॉन रिफंडेबल है, अगर चाहे मेंटेनेंस पीरियड ओवर क्यों ना हो। यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अगर हमारा ओवर हो गया है, उसके बाद भी ये रिफंड नहीं किया जाएगा, जो कि एक बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट था। हमें पता होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के बाद रिटर्न किया जाता है, या तो उससे पहले भी कहीं केसेस में किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में अगर आपने किसी बुक से अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो भाई आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो चलो फिर भी आप कर पाओगे, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो, उसमें आप थोड़ा फंस सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। वरना जो है क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, इसकी लेवल जो थी वो भी ईजी थी। दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है कि रिटेंशन मनी ऑलवेज फॉरफिटेड बाय द डिपार्टमेंट इवन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट ऑफ द क्लेम इज ओवर। ये कह रहा है कि रिटेंशन मनी ऑलवेज जो है फॉरफिट किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट जो है उसको जो है उसको खाती है हमेशा, मतलब फॉरफिट करती है। कंट्रैक्टर को जो है रिफ़ंड नहीं किया जाता, उसको हमेशा फॉरफिट किया जाता है, चाहे जो है फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस जो है वो ओवर हो। यानी फिर से वही बात है कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो है ओवर हो, या फिर उसकी क्लेम जो है वो ओवर हो, तो वो हमेशा हर किसी सूरत में फॉरफिट होता है। ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट तो नहीं होता, सॉरी रिटेंशन मनी जो है वो फॉरफिट हमेशा नहीं होता है। वो भी तभी फॉरफिट होगा अगर कंट्रैक्टर जो है, अगर वो
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को फर्निश नहीं करेगा अच्छी तरीके से, अगर वो डिफेक्ट्स को जो उसको डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के लिए जो है लिक्विडिटी डैमेज जो उसको मिले होंगे, अगर वो डिफेक्ट्स क्लियर नहीं करेगा तब उसका रिटेंशन मनी जो है वो फॉरफिट किया जा सकता है, लेकिन हर किसी सिचुएशन में तो नहीं किया जा सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि ऑलवेज जो यहाँ पे इसने वर्ड इस्तेमाल किया, इसने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के सोर्स के बारे में, क्योंकि स्पेशली हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो जनरल कंट्रैक्टेड कंडीशंस ऑफ कंट्रैक्ट होती है, टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ से ये क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, या टेंडर कंडीशंस ऑफ कंट्रैक्ट के बारे में, तो वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उस हद तक भी आपका कंसेप्ट लगता है किसी बुक से क्लियर ना हो, तो फिर मेरी सजेशन है आप जनरल कंडीशंस ऑफ कंट्रैक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट जो आता है, आप उसको डाउनलोड करके उसको पूरा आप पढ़े, वहाँ पे आपको ये सारी टर्म जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो जनरल कंडीशंस ऑफ कंट्रैक्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है जो टेंडर डॉक्यूमेंट में दी गई होती है, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन को जो है फ्रेम कर दिया है। तो और मैं आपको ये भी बता दूं भाई, जो रिटेंशन मनी होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम नहीं होती है। रिटेंशन मनी जो होता है, रिटेंशन मनी रिटेन किया जाता है कंट्रैक्टर का, यानी उसका जो उसकी पेंडिंग बिल्स होती है, उन्हीं बिल्स से जो उसको मतलब अभी पेमेंट करनी होती है डिपार्टमेंट ने, तो उन्हीं बिल्स से उनकी उसके पेंडिंग बिल्स से कुछ मनी जो है वो उसका रिटेन किया जाता है, वो अभी बंद रखा जाता है, ताकि जो है वो अपना काम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करे और डिफेक्ट्स भी हमें क्लियर करके दे। उसके लिए जो डिपॉजिट रखा जाता है दैट इज़ रिटेंशन मनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा टाइप ऑफ मनी है जो कंट्रैक्टर को पहले ही सबमिट करना पड़ता है, जब वो टेंडर सबमिट करता है, सॉरी जब वो एग्रीमेंट जो है वो साइन करता है, उसी वक्त जो है सक्सेसफुल बाइडर को डिपॉजिट करना पड़ता है, दैट इज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो होप आपके जो है सोर्सेज जो है वो क्लियर हो, कंसेप्ट प्लस सोर्सेज जो है आपके दोनों चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया था। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़, एस्टिमेशन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और डिज़ाइनिंग, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को आपने यहाँ पे मैच करना था। ये भी एक फ्रेम्ड क्वेश्चन है, इन्होंने फ्रेम कर दिया था, तो इन्होंने टर्मिनोलॉजीज़ उठा के जो है वो फ्रेम कर दी यहाँ पे। तो इसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग और जितने भी सब्जेक्ट्स में हमें टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, आप उनके बारे में कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आप वो जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो पूछ रहा है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जेकेएसएसबी, तो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने दिखा दिया। ये टर्मिनोलॉजीज़ भाई आप कहाँ से क्लियर करोगे? स्टैंडर्ड बुक से आप जो है जनरली इसको पढ़ो। तो इसका और जो है कोई अच्छा सोर्स नहीं हो सकता स्टैंडर्ड बुक के अलावा। जैसे आपने देखा भी कि ये स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करता है। तो ये क्वेश्चंस जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास, ये डायरेक्ट इन्होंने खुरमी से, आर.एस. खुरमी की जो एमसीक्यू की बुक आती है, वहाँ से इन्होंने डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आर.एस. खुरमी में जो एमसीक्यू बुक है, वहाँ पे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर पहले खोलोगे, उसके एमसीक्यूज़ वहाँ पे आप देखोगे, तो आपके लास्ट वाले एमसीक्यूज़ में आपको ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे होंगे, गेट पीवाईक्यूज़, गेट 2012 में ये क्वेश्चन जो है वो आया था एज इट इज़, डायरेक्टली एज इट इज़ इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। वैल्यू भी इन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं की है, वैल्यू भी सेम है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है गेट 2012 में वहाँ से जो है इन्होंने कॉपी कर दिया है। तो मैं आज का वीडियो जो है ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। तो इसके बाद अगले वीडियो में आपसे सोर्सेज डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेरे पास। ये एक क्वेश्चन मैं आप के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आज आपके जो है हवाले करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को एनालाइज़ कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, अपनी ओर से आप इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो है सॉल्व करने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर जो है आप बता देना कमेंट सेक्शन में। जिसका जो आंसर जो है वो राइट होगा, मैं उसका नाम मेंशन करूँगा अगले वीडियो में, और इसका सोल्यूशन भी मैं डिटेल पे डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने एक पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिए, फ्रिक्शन के बारे में, इसी तरीके एक ब्लॉक
के ऊपर जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है अच्छे तरीके से। इसी तरीके की ये भी एक प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा JKSSB में जो है वो ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसी तरीके की ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको आपके पास क्या दिया है, एक ब्लॉक दिया है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। 20 kg जो है ब्लॉक का वेट है, दोनों तरफ से इसके फोर्सेस लग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको जो G है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको आपने 9.8 उसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे दिया गया है। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास 0.5 है। रिजल्टिंग फोर्स आपको फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना है जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको दिखाया था। तो रिजल्टिंग फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, या जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, नेट फोर्स आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में नाम मेंशन करके जो है आपका बता दूंगा जिसने करेक्ट आंसर दिया होगा। बाकी मैं डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे अगले क्वेश्चन सोर्सेज के साथ और इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक